हाथरस हादसे की शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की रिपोर्ट में 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के भी बयान हैं। रिपोर्ट में चश्मदीद और डॉक्टर के बयान भी दर्ज हुए हैं। 100 लोगों के बयान इस जांच रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं और इसी रिपोर्ट पर और ज्यादा जानकारी पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही रिपोर्ट से जुड़ी हुई? इसमें बयानों के बारे में तो जानकारी है कि पुलिस वालों के भी बयान है, डॉक्टर के भी बयान है। देखिए, एक बात तो निधि मान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट दी गई है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसकी इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर किया ये गया है कि जो घटना के वक्त मौजूद थे, चाहे वो अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो या पुलिस वाले हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो या सेवादार या फिर वहां पर जो भी चश्मदीद या जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले जो भी लोग थे, उन सबके बयान सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किए गए और पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है कि कैसे घटना हुई है, घटना से पहले क्या हालात थे, घटना के बाद क्या हालात थे, घटना क्या हुई है। और इसके बारे में पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर अलीगढ़ के जो आईजी हैं सलम मासूद, उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दे दिया है कि कैसे, या फिर हाथरस में जो सिकंदरा राव की एसडीएम की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया है। 24 घंटे में एसआईटी को रिपोर्ट देनी थी। एसआईटी की रिपोर्ट आज सवेरे मुख्यमंत्री के पास रखी गई। उस वक्त यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी दोनों मौजूद थे। 300 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें मोटे तौर पर उनके बयानात है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर आप चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई, 122 लोगों की मौत हो गई, कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे कोई संकेत मुझे नहीं लग रहे हैं जो अब तक जानकारी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि 300 पन्नों की तो ये रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई होगी अब ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। यूपी एसटीएफ की टीम बीते मैनपुरी के बिछवा आश्रम पहुंची थी। बीती रात आश्रम के अंदर गई थी एसटीएफ की टीम और एसटीएफ टीम करीब 1 घंटे तक आश्रम में रुकी थी। कुछ गाड़ियों को बाहर लेकर भी आई थी एसटीएफ की टीम। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसी डेवलपमेंट पर और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं। इसी आश्रम में बताया जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है। और पुनीत, जो लोकेशन आप मॉर्निंग में बता रहे थे, सुबह बता रहे थे, वो भी इसी आश्रम की बताई जा रही है, बाबा की। बिल्कुल, देखिए बाबा बिछुआ के इसी आश्रम में मौजूद है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और देर रात कल एसओजी की टीम भी आश्रम के अंदर गई थी, काफी देर तक वहां पर रुकी थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर के गई है। वो कितनी गाड़ियां ले गई हैं, कौन कौन सी गाड़ियां ले गई हैं, ये अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि आधी रात के वक्त ये पुलिस आश्रम के अंदर गई थी। क्या कुछ दस्तावेज भी लेकर के गई है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ चीजें पुलिस अपने साथ लेकर के गई है गाड़ियों के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि पुलिस की एसओजी की टीम को जो है वो उनको अंदर जाना पड़ा और उसके बाद कुछ गाड़ियों को लेकर के गई। ये कौन सी गाड़ी थी, क्यों लेकर के गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक, नजर बना के रखिए पुनीत, आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अभी गाड़ियां क्यों लेकर गई अपने साथ एसटीएफ की टीम, इसके बारे में और खुलासा होना बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि भोले बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, जिसके बारे में पुनीत जानकारी दे रहे थे। इसी मैनपुरी के आश्रम में हादसे के बाद से आश्रम में ही मौजूद हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद हैं। अब एसटीएफ की टीम भी पहुंची थी बीती रात, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है। पुनीत ने बताया कि लोकेशन भी जो ट्रेस हुई है वो बाबा की इसी आश्रम की, इसी मैनपुरी आश्रम की लोकेशन ट्रेस हुई है। तो टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने ये बड़ा खुलासा कर रहा है। तो ये बड़ा खुलासा है। और इस बीच एक और जो जानकारी कि बाबा के सेवादार ने ये बताया है कि हादसे वाले दिन बाबा आए थे। 3 जुलाई को आश्रम से बाबा के निकलने की खबर आई थी। उसके बाद 3 दिन में अब तक 2 बार पुलिस आश्रम पहुंची है, पुलिस अंदर मौजूद थी। मैनपुरी आश्रम में अक्सर बाबा आता रहा है, ये भी जानकारी मिली है। अब पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन ये खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बाबा की फरारी पर भी खुलासा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष ने खुलासा किया है। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से, जो दुर्घटना वाला स्थल था, वहां से निकल गया। 2:48 पर जो आयोजक रहे कार्यक्रम के, देव प्रकाश से बातचीत की, बाबा के जरिए बातचीत हुई। 3 बजे से 4:35 तक आश्रम से 3 लोगों से बाबा ने बात की। 8 साल पहले से अपने गांव जाना छोड़ दिया है बाबा ने।
बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी है। रात 8 बजे के बाद बाबा किसी से नहीं मिलता था, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एक एक करके TV9 भारतवर्ष आपके सामने बड़े खुलासा कर रहा है। ये जो बाबा की कुंडली है वो सबके सामने आ चुकी है और इस खुलासे में हमने आपको वो टाइमलाइन बताई कि कब किससे बात की गई, आयोजकों से कैसे संपर्क किया गया, जो देव प्रकाश है उससे संपर्क किया गया बाबा के जरिए, फिर उसके बाद आश्रम से 3 लोगों से बाबा की बात हुई है। अब 8 साल पहले से अपने गांव जाना इस बाबा ने छोड़ दिया था, ये खुलासा हमने आपके सामने किया। बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। और आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी बना हुआ है। इसी सीक्रेट कमरे के बारे में जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष ने दी और इसी सीक्रेट कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, बाबा के अलावा या उनके कुछ लोगों के अलावा। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से निकल गया और जो जानकारी मिल रही है टाइम की, 2:48 पर सबसे पहले आयोजकों को कॉल हुआ और फिर उसके बाद 3 लोगों से बातचीत भी बाबा ने की है। आश्रम के ये जो 3 सेवादार हैं वो कौन लोग हैं और पुनीत इसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इन 3 लोगों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये भी बहुत बड़ा खुलासा है कि इनका एक सीक्रेट कमरा था, वो अपने गांव नहीं जाता था बाबा क्योंकि किसी तरह की कोई रंजिश या साजिश का डर था। तो क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, बाबा का ये जो पूरा आश्रम है ये काफी बड़ा आश्रम है और इसके अंदर एक सीक्रेट कमरा बताया जाता है। उस कमरे में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है, सिर्फ 7 लोग हैं जो वहां पर अंदर जाते हैं। ठीक है पुनीत, मैं आऊंगी आपके पास, आपका संपर्क टूटा है। तो पुनीत ये जानकारी बता रहे थे और जिस दिन ये कार्यक्रम था 2 जुलाई को, उसके बाद जब बाबा वहां से निकल गए, जो दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद बाबा वहां से निकल गए। उसके बाद उन्होंने कॉल डिटेल्स के जरिए खुलासा हुआ है कि बातचीत की है अपने सेवादारों से। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, फिर पुनीत के पास चलेंगे। TV9 पर हाथरस के फुलरई के सभी सेवादारों के नाम हैं। बाबा ने जिनको जिम्मेदारी दी थी उनके नाम भी TV9 के पास हैं। 2 जुलाई के सत्संग के सेवादारों के नाम सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। ये देखिए, ये उन सेवादारों की लिस्ट है जो उस वक्त ड्यूटी पर लगाए गए थे और जो ये सत्संग पूरा चल रहा था दोपहर के वक्त, इसी समय ये सेवादार मौजूद थे। तो हम आइए आपको लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से सेवादार वहां पर मौजूद थे। ये देखिए, किसे के जल सेवा किसे करनी है, अरविंद मुकेश को करनी है। इसके अलावा लाइट सेवा पंडाल कुशवाहा जी, ये नाम लिखा हुआ है। वाहन पार्किंग और साइड, ये जो बाबा की सिक्योरिटी या बाबा के सेवादार थे, सबके नाम इसमें है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे वाहन पार्किंग और ये लिखा है मेघ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। वाहन पार्किंग अलीगढ़ साइड, ये सत्यभान को जिम्मेदारी दी गई थी। पंडाल सेवा की जो जिम्मेदारी थी बच्चन लाल को दी गई। पंडाल सजावट सेवा है रामोत्ता डोरी लाल को दी गई थी। और इसके अलावा साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड सेवा, जो लोग साइकिल या मोटरसाइकिल से आएंगे, प्रवेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी। ये सारे सेवादार हैं जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया। रंगोली सेवा ये ओम प्रकाश को दी गई थी। प्रसाद पैकेट सेवा मुकेश कुमार को दी गई थी। प्रसाद पैकेट वितरण विजयपाल सिंह को दी गई थी। रसोई व्यवस्था आपको बता दें गौरी शंकर और यहाँ पर चंद्रदेव हैं। मीडिया अतिथि व्यवस्था राम प्रकाश को दी गई थी। इसके अलावा रोड सेवा पप्पू भैया, ट्रैक्टर सेवा संजू यादव, ब्लैक कमांडो सेवा अंकित कुमार, गोपिका व्यवस्था रजनी और इसके अलावा मंच सजावट की जिम्मेदारी भी चरण सिंह को दी गई थी। तो ये देखिए, ये 17वां नाम आपको हम बता रहे हैं। ये 17 सेवादारों के नाम हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, पानी से लेकर पार्किंग स्टैंड तक और सजावट के काम तक। ये 17 सेवादारों के नाम TV9 भारतवर्ष के पास है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको देख रहा है और इसी पर ही विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, ये 17 सेवादार के नाम हम सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये 17 सेवादार ये बहुत बड़ी कड़ी है इन तक लोगों तक पहुंचने की, अब जो इसमें काम कर रही है। विपिन, देखिए निधि, ये 17 वो नाम है जिनके ऊपर
हाथरस के फलरई गांव में जो सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो पूरी जिम्मेदारी यही तमाम लोग समझ रहे थे। कुछ टेंट का जिम्मेदारी, कुछ मीडिया की जिम्मेदारी, कुछ पार्किंग की, कुछ शौचालय की, कुछ पानी की, कुछ व्यवस्था की, कुछ सिक्योरिटी की, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाबा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जो जनता आई थी, जो उनके अनुयायी आए थे तथाकथित भोले बाबा के, उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। इसीलिए इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, और ये इसी लिस्ट के आधार पर जो इस वक्त पुलिस जांच कर रही है, चाहे वो यूपी की पुलिस हो, एससीजी हो, एसओजी हो या फिर एसआईटी हो, तीनों इसी लाइन पर जांच कर रही हैं और इनसे अलग अलग पूछताछ किया जाएगा कि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो क्या आपने जिम्मेदारी निभाई, स्टैम्पेड कैसे हुआ, बाबा ने क्या सचमुच ये कहा था कि उनके पैरों के नीचे की धूल को छूने के लिए लोग भागे, लोग आगे आए, उस तरफ लोग किस तरह से दौड़े थे, और जब स्टैम्पेड हुआ तो आप लोग क्या राहत और बचाव कार्य में जुटे या फिर नहीं जुटे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं निधि, जिसका जवाब इन लोगों को देना है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है उन 17 मुख्य सेवादारों की जो बाबा के टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, और इन्हीं के कंधों पर फलरई के सत्संग कार्यक्रम को आयोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी थी। ठीक, एक बात विपिन क्लियर करिए, ये 17 सेवादार हैं, ये लिस्ट भी सामने है। अब तक जो इस पूरे मामले पर स्पेशल टीम है, वो किन किन सेवादारों तक पहुंच पाई है, कौन कौन लोगों से पूछताछ की गई है? मैं विपिन आऊंगी आपके पास। एक सेवादार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पंडाल सेवा उनके जिम्मे थी, जिनका नाम है विश्वास जी। विश्वास, मैं आपके पास आ रही हूं, और आपको क्या सेवा दी गई थी 2 जुलाई के दिन, एक बार आप थोड़ा खुल के बताएंगे TV9 भारतवर्ष को। विश्वास किसका नाम है? माफ कीजिए, आपका जी आप बता पाएंगे क्या जिम्मेदारी आपको दी गई थी उस दिन, और क्या कुछ कहा गया था आयोजकों की तरफ से? अरे कोई जिम्मेदारी अलग से नहीं होती है। हम मेंटल डिस्टर्ब थे, करीब 15-16 साल हमारी हालत खराब थी, तो हमारा सफदरजंग इलाज भी चल रहा था। तो 8 साल इलाज चलने के बाद 2015 में हमें जो है 55% मेंटल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे रखा है, इसकी जो कैरियर से घोषित कर रखा है। आजीवन दूसरों की देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में जो है हमें निर्देश रहने का, लगातार दवाई खाने का। तो मैं अस्पताल से इलाज भी चल रहा था, जगह जगह भटक भी रहा था, मंदिर मस्जिद जहाँ मतलब लोग बताते थे, तो मैं वहाँ भटक भी रहा था। सन 2015 से जो हमें सर्टिफिकेट मिला उसके लगभग कुशवाहा जी 2 जुलाई के बारे में अगर आप बता पाए, आप वहाँ थे? बता रहे हैं आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तब से जो है हम 2015 से ही जुड़े। हमको जब पता लगा कि यहाँ लोग मतलब ऐसे सही होते हैं, यही नोएडा में कार्यक्रम हुआ था, तो मैं भी अचानक पहुंचा था। जब सुना समझा तो मुझे भी मतलब उम्मीद की थी। हमने जय गुरुदेव का भी सहारा लिया था, हमने दिल्ली के कुमार स्वामी का भी सहारा लिया था, हमें कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ सुना हमने, हमको कुछ पॉजिटिव लगा, तो जो है हम आना जाना शुरू किए। सेवा की बात है, जिम्मेदारी की बात है, तो हम लाइट वेट का, पंखे का, बिजली का काम करते हैं। तो शुरू से तो यही सेवा रही। अगर कहीं भी जैसे प्रोग्राम होता है, कोई इस कमेटी के माध्यम से होता है, हमें अगर सेवा वहाँ मिल जाती है तो हाथ बटा लेते हैं लाइट वेट में, और नहीं मिलती है तो और जो सेवा होती है, जो और आम संगत करती है, साफ सफाई या और कार्यक्रम मतलब जो भी होता है पंडाल का, वो कर लेते हैं। ऐसे ही सेवा होती है, हमारा कोई अलग से उसमें वो नहीं है कि हमें स्पेशल जो है कोई सेवा जो है दी जाती है, ऐसा नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं, हमें जो काम आता है पूछ लेते हैं कि भाई हमें भी मिल जाएगा, इस लायक हम हैं, तो हमें मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम दूसरा सेवा कर लेते हैं। बाकी तभी से हमारा आना जाना है। हमारा 2 जुलाई के लिए बोला गया था आपको? बोला नहीं गया था, हमने खुद बात करा था। हमने खुद पूछा था कि मतलब हमें भी सेवा मिल सकती है क्या। तो हमारा लाइट का था, हम पंडाल में अंदर थे, हमारा जनरेटर की तरफ हमारा जो है मतलब रहना था, और रोड की तरफ में घटना हुई। समापन के बाद जो है
एकाएक संगत निकली। खुला रोड है, पुलिस वाले लोग जो है लगे हुए थे रोड पर, सेवादार भी लगे हुए थे, उधर मेरा रहना नहीं था। एकाएक जो है जब संगत पूरी निकली रोड पर तो काफी रश रहा, रोड गाड़ियां मतलब जाम सा लगा हुआ था, रोड पार करा रहे थे उधर की तरफ, जो हमें लोगों ने बताया रोड पार करा रहे थे पुलिस वाले सेवादार, उस पार दूसरी तरफ, पंडाल के जस्ट दूसरी तरफ। तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे, मतलब बड़ो सेवादार भी बोल रहे थे, संगत भी पीठ पर पीठ हाथ रख के बड़ो 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 करके जो है गाड़ी रोक के सबको जल्दी थी पार करने की। आगे उधर पानी वानी टैंकर के जाने से फिसलन हुई थी और उधर जो है सब फिसल के और खेत की तरफ पलट गए, पीछे से जोर पड़ता गया, वो जो है एक पर एक गिर गए। ये हमें जानकारी मिली थी। हम तो रहना पीछे, हमें बाद में पता लगा हम पीछे की तरफ जनरेटर की तरफ से। लेकिन भगदड़ क्यों मची, क्या वजह थी? भगदड़ हमें जानकारी मिली तो मतलब यही था कि जब रोड पार करा रहे थे जाने के बाद में, ऐसा होता कि हर जगह मैंने यही देखा, आने के लिए बसें आती रहती हैं, संगत आती रहती है, तो बारी बारी आगे पीछे बसें पहुंचती हैं, उसी हिसाब से पंडाल में धीरे धीरे लोग बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही समापन होता भाई साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा नाम विपिन है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, पहले अपना पूरा परिचय बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, और ये बताइए कि जब ये संगत निकली है उस वक्त बाबा कहाँ थे? बाबा संगत कितनी बजे छोड़कर आगे बढ़े हैं? अपने पूरे नाम और परिचय के साथ बताइए जरा। समापन तो मेरे को लग रहा है कि एक 35-40 के आसपास में शायद हुआ था, लगभग, घड़ी नहीं देखा लेकिन मानता इसी टाइम हुआ। लेकिन जब वो निकल गए उसके बाद घटना हुई, मुझे भी बाद में पता लगा, क्योंकि पूरा पंडाल संगत से भरा हुआ था। रोड की तरफ उधर जो घटना घटी पूरा पंडाल भरा हुआ था। जब हमें पता लगा तो हम बाद में पहुंचे। जब बाद में पहुंचे तो जो भोले बाबा हैं भैया, एक चीज बताइएगा, जो भोले बाबा हैं वो 1 बजे के बाद और 1:40 के बीच में निकले थे, यही वो समय रहा था जब संगत खत्म हुई और बाबा लगभग, सुनिए एक्यूरेट समय मेरे को मतलब नहीं है, घड़ी नहीं देखा। मैं जनरेटर की तरफ था, जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का आवाज आ रही थी, हमारी देख रेख जनरेटर पर थी और जो है हम जनरेटर पर पीछे थे। हर जगह हमारा मतलब जैसे सेवा रहती है तो दिन में उसके लिए साउंड के लिए जो जनरेटर चलता है तो हम पीछे ही रहते हैं, जनरेटर की देखरेख में हम। लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था लोगों को निकालने का, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पर? सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, जो जानकारी मिली मेरी आंखों के सामने नहीं घटा। पूरा पंडाल जो है भरा पड़ा था। जब हमको भी सूचना मिली, हम जनरेटर की तरफ में अभी मतलब माइक तक चल रहे थे, जाने के बाद खोए का जो है और लोग अपनी बोलते हैं कि हमारा खो गया, तो हर जगह जो है अब जाके माइक को बोलते हैं कि मतलब हमारा ये नाम जरा बोल दो। ये सब चल रहा था। जब साउंड चल रहा था तो हमारा पीछे रहना था, जनरेटर की तरफ रहना था। जब थोड़ा मतलब काफी पंडाल खाली हो गया तो हमें भी पता लगा। जब हमें पता लगा तो उधर गए तो हमें यही जानकारी मिली कि ऐसे घटना हुई। और जब हम पहुंचे वहाँ पर तब तक मतलब गिने चुने लोग रह गए थे, बाकी सभी को अस्पताल भेज दिया गया। सिक्योरिटी कितनी थी वहाँ पे? अच्छा, आपके जो भोले बाबा हैं जो संगत करने के लिए आए थे, वो इस जगह को छोड़कर कितने बजे निकले हैं, जरा ये बता दीजिए हमको, क्योंकि ये कहा जा रहा है एसडीएम की रिपोर्ट में कि बाबा के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की की और इसीलिए भगदड़ मची। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं रोड की तरफ नहीं रहता हूँ। मेरा काम जो है लाइट का, जनरेटर का रहता है। मैं जनरेटर पर रहता हूँ। जब साउंड चल रहा होता है पंडाल के पीछे बिल्कुल जो है जनरेटर रहता है, मैं जनरेटर की देखरेख। तो जनरेटर की तरफ कितने लोग थे? जनरेटर की तरफ तो 1-2 लोग रहते हैं, हमारे साथ के 1-2 लोग होते हैं। वहाँ पर भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं, उधर पंडाल के पीछे कोई मतलब ही नहीं भीड़ का। संगत तो सारी आगे होती है और लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भी पीछे नहीं आ रहे थे। देवप्रकाश मधुकर को जानते हैं आप? जी,
लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मतलब वो देव रास्ता प्रकाश कनेक्ट नहीं मधुकर कर को रहे। आप नहीं, जानते हैं? पीछे- देव प्रकाश पीछे कोई मधुकर नहीं को, आया, जो इस पीछे कार्यक्रम के कोई नहीं मुख्य आया। आयोजक करता थे, जो इस वक्त फरार वो है और सुनिए। जिनका नाम FIR में दर्ज है। जी नहीं, उनकी जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है मेरे को। जो है ऐसा है, पांडाल और रोड के बीच में काफी जगह है, संगत को बैठने की व्यवस्था वहीं थी, और मेरा पांडाल के पीछे जो जनरेटर चल रहा था, मेरी ड्यूटी उधर थी। हम अक्सर जनरेटर का हो जो है देख रेख करते हैं, तो हमारे पीछे की तरफ में थी, पांडाल के पीछे की तरफ में। और आगे मेरे आगे मंच के आगे नहीं, संगत, देव उसके प्रकाश बाद मधुकर रोड को आप है। जानते हैं, क्योंकि जो लिस्ट आपके नाम की हमें मिली है, हाँ, तो लिस्ट में हमारा नाम जो डाल लिस्ट दिए हमें होंगे। आपके नाम की मिली है, वो देव प्रकाश हाँ। मधुकर के स्टैंप से मिला है। उन्होंने ही आपको इस पंडाल को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। आपका मोबाइल नहीं, नंबर, आपका नहीं, नाम सुनिए। उस लिस्ट में लिखा हाँ, है, हाँ, और उसमें हाँ, नीचे नाम- देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है, और आप कह रहे हैं कि आप उनको सुनिए, जानते ही नहीं है। अरे सर, मेरी बात सुनिए। हमारी दूसरे से बात हुई थी, जी। ठीक है। हम हर जगह के कमेटी को जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे जब भी कहीं भी सत्य का साथ का जैसे आयोजन दिया जाता है, तो सीधा हमारा संपर्क नहीं होता है, तो किसी सेवादार के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम अपनी बात रख लेते हैं कि भैया हमारी बात कर लेना, अगर हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा ये रहता है। जी। कहीं जानकारी रहती है सीधी, ठीक है। तो उनसे भी जो है हम मतलब बात कर लेते हैं। नहीं रहता है तो बिचौलिया जो है सेवादार होते हैं, चाहे कोई और जानने वाले होते हैं, उनके माध्यम से बात रखते हैं कि भाई हमारी बात करना, ठीक अगर है। हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा इस तरह का रहता है। हर जगह कोई नहीं रहता कि हर जगह हमें मिलती है। जिसके पास ठीक अपने है। लोग होते हैं देख रेख करने वाले, वो अपने लेकिन करते हैं। SDM आपको पता है, जी ठीक बताइए। है, आपको पता है कि SDM ने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, जी। उसमें ये कहा है कि बाबा के काले कपड़ों में जो बाउंसर्स थे, उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की, लोगों में भगदड़ मची, और इसकी वजह से 122 लोग मारे गए हैं। सरकार की ये नहीं, प्रारंभिक मैं- रिपोर्ट कहती है, जो आप SDM की सुनिए, रिपोर्ट है। सुनिए, इस रिपोर्ट पर कुछ सरकार कहना है जांच- आपको? सरकार जांच कर रही है। हमें जो सुनने में मिला, मतलब कुछ लोकल लोग भी थे जो धक्का मुक्की किए, जो सुनने को मिला। ठीक है। मेरा उधर न ड्यूटी थी न मैं था। जो सुनने को मिला मैंने करा। मैं तो बाद में गया इधर से। और कुशवाहा जी, और आपका नाम इस प्रशासन- लिस्ट में मौजूद है जो TV9 भारतवर्ष इस वक्त दिखा रहा है। आप एक सेवादार हैं, जो कि पंडाल का काम आपको दिया गया था। आप इलेक्ट्रिशियन भी हमें हैं, जैसा जनरेटर- कि हमें जनरेटर का जनरेटर कार्य का था। काम मैं भी आपसे- आपको दिया गया था। हाँ, जी जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पीछे, जनरेटर एक और हमारे साथ सेवादार जुड़ गए हैं जो उस दिन सेवा पर थे। चरण सिंह नाम है इनका, और जो मंच सज्जा का काम था वो इनके जिम्मे था। चरण सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, किसने आपको, आयोजक ने आपको जिम्मेदारी दी थी उस वक्त, क्योंकि आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है सेवादारों की, जो लिस्ट सामने आ गई है। तो वो अध्यक्ष हैं यहाँ के कमेटी के, उन्होंने मेरे को कहा था, देव प्रकाश माधुर, वो देव प्रकाश, वो है ना अध्यक्ष। ठीक, हाँ, देव तो उन्होंने प्रकाश कहा ने दिया था। देव आपको प्रकाश काम। मधुकर। हाँ, मधुकर। आपने क्या देखा उस दिन? उस दिन मैंने कुछ नहीं देखा था। जब ये हादसा हुआ उस समय तो हम अपना मंच का सामान खुलवा रहे थे। आप मंच पूरा सजा चुके थे जब पूरी तरह से हाँ, सत्संग खत्म हो गया, आप वहीं थे? सत्संग वहीं था मैं। सत्संग समापन के बाद फिर हम अपना सामान खुलवा रहे थे अपने सेवादारों से। खुलवा के, क्योंकि हमें दिल्ली आना था, तो उसको फिर गाड़ी में लोड करवाया, हम तो दिल्ली आ गए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ठीक है, अच्छा ये बताइए, बाबा के मंच से उतरने की कितने देर बाद ये भगदड़ मची, कितनी देर बाद चीख चिल्लाहट आपने सुनी, और कितनी देर बाद लोगों को भागते दौड़ते जान बचाने के लिए आपने देखा? बाबा के मंच से उतरने के कितनी देर बाद? सुनिए सर, मैंने जो है करीब आधा पौन घंटा हो गया था मंच का। हमने पहले संचालक उस पर गए, फिर उन्होंने सिंहासन को हटाया, तब उन्होंने इजाजत दी। करीब 10 मिनट बाद फिर हम 15-20 मिनट, आधा घंटा के लगभग हमने मंच खोला। उसके बाद वहाँ एक सेवादार भाई आए, पुलिस वाले, और उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो उन संचालक से कहा, संचालक ने तुरंत अनाउंस किया कमेटी वालों को कि भाई एम्बुलेंस बुलाई जाए और इन्हें फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद बाबा निकल गए
क्या आपने आप एक देखा? बात बता सकते हैं कि बाबा ने पंडाल कितने बजे छोड़ा था? हैं? हेलो? नहीं, बाबा ने पंडाल कितने बजे छोड़ा था? बाबा ने सत्संग वाली जगह, बाबा सत्संग बजे। वाली जगह से कितनी बजे उठकर गए थे? ये आप 1:30 बता बजे। सकते हैं हमें? 1:30 बजे समापन कर दिया था। 1:30 बजे बाबा गए थे? हाँ जी, 1:30 बजे। जैसे 1:30 बजे आरती शुरू- आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 1:30 बजे बाबा ने समापन किया? जी ऐसा है, सुनो, 1:30 बजे समापन करने के बाद आरती जैसे स्टार्ट हुई वो चले गए, और आरती पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही चले गए थे वो। आरती होती रही। अच्छा, मतलब 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में बाबा ने मंच और पंडाल छोड़ा था। जी जी, 1:30 बजे ही छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो चले गए थे, और हादसा ये 2 बजे के बाद बात है? हुआ है। हाँ, जी लेकिन बाबा ने अपना जो पहला बयान दिया है उसमें वो लिखित तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्घटना से कई घंटे पहले ही मंच से जा चुका था, और आप ये कह रहे हैं कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में बाबा गए हैं। मतलब नहीं, ये बाबा सुनो झूठ तो क्यों सही। बोल रहे हैं इस पूरे मामले में? अरे- इस पूरे अरे सुनो तो स्टैम्पेड सही। में, इस पूरे भगदड़ अरे में सुनो- इतने लोगों अरे की सुनो मौत तो- के मामले में अरे बाबा सुनिए झूठ तो क्यों बोल सर। रहे हैं? अरे सुनिए तो सर, 1:30 बजे आरती जैसे हुई वो उससे हाँ। जैसे आरती से पहले ही वो निकल जाते हैं, और उसके बाद ये हादसा हुआ 2 बजे के बाद हुआ है ठीक है। हादसा। वो तो निकल ठीक चुके है, थे। ठीक है। तो बाबा तो कह रहे हैं कि हम 10-11 बजे ही निकल गए थे। बाबा तो कह रहे हैं हम 10-11 बजे ही निकल गए थे। 12 बजे तो वो पंडाल में लगभग आए थे। 12 बजे आए थे? हाँ, 12 बजे पंडाल में आए थे, और 1:30 बजे से पहले आरती 1:30 बजे स्टार्ट करा दी थी आरती, और फिर वो निकल गए थे आरती स्टार्ट करा। चरण सिंह, एक बात बताइए, आप 2 बजे निकल गए थे। जब ये भीड़ अच्छा भैया, आगे एसडीएम बढ़ने की लगी, रिपोर्ट ये कहती है, चरण एसडीएम जी। की रिपोर्ट ये कह रही है कि बाबा के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की की, इसलिए भगदड़ मची। इन बातों में नहीं, कितनी नहीं। सत्यता आपको नजर आ रही है? नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ ये मैंने सुना है कि 8-10 फिर भगदड़ क्यों मची? सुनो तो सही, ये समापन के बाद जब संगत जाती है तो उसके बाद मैंने कुछ सुना कि 8-10 मोटे मोटे कोई आदमी आए थे, बहनें बता रही थी जिनके साथ हादसा हुआ, 1-2 बहन थी उसमें, कि उन्होंने वीडियो भी भेजी है मेरे पास, मैंने देखा है कि उन्होंने धक्का मुक्की की और वो कुचलते हुए चले गए, वो सत्संग में नहीं आते थे। किसने धक्का मुक्की की, एक बार फिर बताएंगे आप? वो चरण सिंह, मोटे मोटे ऐसा मैं वीडियो भी भेज सकता हूँ आपके पास, कहोगे तो मेरे पास है वीडियो। नहीं, जो धक्का भेजी मुक्की है। किसने की? कोई आप बाहर के वीडियो आदमी भेजिए, थे, वो आप 8-10 वीडियो आदमी। भेजिए। ठीक है, तब मैं वीडियो भिजवा दूंगा, ये मेरे पास है वीडियो आई हुई। आपने अपने सामने देखा भगदड़ मचते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा सामने, मैं तो मंच लेकिन की भैया सेवा ये करता। बताइए, घटना के 4 दिन बीतने को आए हैं भैया, घटना के 4 दिन बीतने को आए हैं, बाबा के इतनी बड़ी संख्या में अनुयायी मारे गए हैं, अब तक क्या बाबा को सामने नहीं आना चाहिए था? क्या अपना ना, आना स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए था? क्या अस्पतालों बिल्कुल में करना घायलों चाहिए। से जाकर उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए, हाँ, वो तो होना चाहिए। आप कब से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ? मेरे को तो सन 2000 हाँ। से जुड़ा हूँ। और आपने अपने सामने कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं तुम बताता रहा हूँ, मंच की सेवा थी, मैं तो मंच खोलने में पर अपना मंच लगा के हुआ, पास और भी तो फिर- लोग होंगे काफी सारे। हाँ, तो काफी भीड़ तो होती है वहाँ, और फिर पेड़ पौधे की मेरी सेवा थी, पेड़ पौधे गमले इकट्ठे कराए मैंने। और क्यों भगदड़ लेकिन मची भैया कोई हमने नहीं देखा, जानता। हम तो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, हाथरस के उसी फलरई गांव में मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। मंच के आसपास भी भगदड़ मची थी, वहां भी लोगों, महिलाओं के पर्स, महिलाओं की चप्पलें, लोगों की चप्पलें, दूध की बोतलें, ये सब फेंकी पड़ी थी मंच के पास ठीक भी। है।